घटनाएं कहते हैं। आप कहने का मतलब है कि प्रकृति में होने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन, जैसे मौसम का बदलाव हो गया, मौसम का चेंज होना, पृथ्वी की आंतरिक हलचल हो गई जैसे भूकंप आना, जलवायु प्रक्रियाएं आदि प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए, क्या प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण यानी प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक दोस्तों 1990 को घोषित किया गया था। ठीक है, यानी कि 10 साल तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक किस दशक को घोषित किया गया था? तो 1990 के दशक को घोषित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आपको बता दें, आपसे पूछा सकता है कि आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 13 अक्टूबर को। आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं प्राकृतिक घटनाओं के प्रकार, कैसे कैसे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है भूभौतिक घटनाएं। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों मौसम और जलवायु संबंधी घटनाएं। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय घटनाएं पढ़ेंगे, जैविक यानी जीव जगत से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे, प्रकाश आधारित घटनाएं पढ़ेंगे, खगोलीय घटनाएं पढ़ेंगे, ध्वनि आधारित घटनाएं पढ़ेंगे, और जो अन्य घटनाएं होती उनके बारे में भी हम देखेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से। मतलब कि आप समझिए कि दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर ना जाए। चलिए, तो पहला हम देखते हैं भूभौतिक या भूवैज्ञानिक घटनाएं, जिनमें से दोस्तों प्रमुख है भूकंप। क्या दोस्तों? भूकंप। भू मतलब होता है पृथ्वी और कंप मीन्स कपाना, यानी जो पृथ्वी को ही कपा दे वही क्या होता है? भूकंप कहलाता है। समझ गए? चलिए, अब थोड़ा समझिएगा कि भूकंप होता क्या है। अमूमन आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से अचानक, पृथ्वी की सतह में अचानक होने वाली हलचल या कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, यानी आपकी पृथ्वी हिलने लगती है दोस्तों, आप बैठे रहेंगे आपको लगेगा कुछ हिल रहा है। ठीक है, पंखे हिलेंगे, पृथ्वी पूरी हिलने लगती है। ठीक है, तब होता है जब, यानी भूकंप कब होता है? जब पृथ्वी की टेक्टोनिक, है ना, टेक्टोनिक प्लेटें यानी भू प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं या फिर टूट जाती हैं, तब दोस्तों पृथ्वी पूरी हिलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों भूकंप की परिभाषा बहुत कम पूछी जाएगी, मगर ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि भूकंप का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को हम भैया क्या बोलते हैं? बताइए। भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है, और भूकंपी तरंगों की मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ मेरे साथियों भूकंप की तरंगों को मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा एक एक चीज। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी कौन सी? जिसे भूकंप आएगा तो चेतावनी कौन जारी करेगा? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, और देखिए भूकंप मापने का पैमाना, कितने स्केल भूकंप आया, मतलब कितना भूकंप है। ठीक है, कहते हैं ना कि 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है, 6 तीव्रता का भूकंप आया है, 9 तीव्रता का भूकंप आया, सबसे खतरनाक, है ना, इसके बाद खत्म है सब कुछ। ठीक है, तो मेरे साथियों, तो उसके लिए भूकंप मापने का जो पैमाना है रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर मापा है। तो रिक्टर स्केल क्या है? यह भूकंप की तीव्रता को, जिसमें 0 से 9 अंक होते हैं दोस्तों, यानी टोटल 10 अंक होते हैं, इसमें मापता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें अगर 6 के ऊपर जा रहा है दोस्तों बहुत ही खतरनाक भूकंप माना जाता है। ठीक है, चलिए, प्रति स्केल में बढ़त से भूकंप की तीव्रता 10 गुना और ऊर्जा 32 गुना बढ़ जाती है। उससे ये क्वेश्चन पूछा सकता कि प्रति स्केल में ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाती है? तो दोस्तों 32 गुना। यानी मान लिया दोस्तों 3 पे मान लिया 10 के औसत से आया था भूकंप, तो दोस्तों अगर 4 होगा ना तो 10 हो जाएगा, मतलब 10 गुना बढ़ता है तीव्रता भूकंप की ना, एक स्केल बढ़ने पर। ठीक है, चलिए, और दोस्तों बात करते हैं कि रिक्टर स्केल की खोज किसने की थी? तो रिक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के साथ मिलकर 1935 में इसे विकसित किया था। ठीक है, दूसरा दोस्तों मर्केली स्केल है, जिसकी खोज जी मर्केली द्वारा किया गया था। चलिए, अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत की। भारत की मतलब कि भारत की मानवीय सहायता कि कहां कहां दोस्तों भूकंप में भारत ने अपनी सहायताएं भेजी, ऑपरेशन चलाए। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप शायद याद हो या ना हो, मुझे दोस्तों याद है कि आया था दोस्तों नेपाल में भूकंप आया था।
ठीक है, नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा। हो सकता है पूछे ऑपरेशन मैत्री, वैसे पुराना हो गया मगर फिर भी आपको याद रखना कि भारत की तरफ से 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए हुए भूकंप के कुछ ही घंटों भीतर दोस्तों ऑपरेशन मैत्री चलाया गया और बहुत सी जो भी भारत से हो सकता था दोस्तों, भारत ने नेपाल को मानवीय सहायताएं प्रदान की थी। ठीक है, इसके अलावा अभी दोस्तों आपको याद होगा कि सीरिया और तुर्की में दोस्तों आया था भूकंप। ठीक है, बहुत दिन नहीं हुए हैं, याद होगा, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठी होंगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मित्र दोस्तों किसके लिए, नेपाल के लिए, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त दोस्तों को चलाया भारत ने, फिर चलाया ऑपरेशन दोस्त किसके लिए, तुर्की और सीरिया के लिए, मुख्यतः तुर्की के लिए। वही नालायक है दोस्तों, फिर भी इसके लिए दोस्त शब्द का यूज किया था, थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया खोज और बचाव अभियान था। भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों में तबाही मच गई थी दोस्तों। जब यानी कि आपसे पूछेगा कि सीरिया या तुर्की के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भूकंप आने पर, ऑपरेशन दोस्त, है ना। नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सितंबर 2025 अभी हाल ही में दोस्तों अफगानिस्तान में भूकंप आया था, यहां भी भारत ने मानवीय सहायता बहुत ज्यादा भेजी है। ठीक है, मानवीय सहायता भेजी है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और बनने के चांस भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आप बता दें कि भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र है दोस्तों, ये कहां है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। आपको बता दें कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन, भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र किसके अंतर्गत काम करेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है और देश भर में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि भारत की पहली भूकंपीय वेधशाला कहां खोली गई, तो अलीपुर कलकत्ता में, अलीपुर कलकत्ता में 1898 में स्थापित की थी। क्यों, क्योंकि 1897 में दोस्तों उसी मतलब कि पूर्वोत्तर भारत में शिलांग में भूकंप के बाद बनाई गई थी। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली भूकंपीय वेधशाला कहां स्थापित की गई थी, तो अलीपुर कलकत्ता में। कब, 1898 में। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली कहां स्थापित की गई, तो उत्तराखंड के देहरादून में 2015 में स्थापित की गई। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड भूकंप अलर्ट यानी अब दोस्तों भूदेव के नाम से नामक मोबाइल ऐप शामिल है, जिसे IIT रुड़की और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA ने मिलकर विकसित किया था। यह ऐप भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी देता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जब भूकंप आता है ना, आने वाला होता है, तो उससे पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक दिखने लगती है दोस्तों, तो आपको बता दें भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस, क्या, रेडान गैस की मात्रा अधिक हो जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। भूकंप की पहचान दोस्तों लगभग इससे भी करते हैं कि अगर रेडान की गैस की मात्रा अधिक हो रही है दोस्तों, यानी भूकंप आने ही वाला है, यानी कुछ समय पहले दोस्तों रेडान की मात्रा अधिक वायुमंडल में छा जाती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे भूकंप का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों भूकंप का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो हम आपको बता दें, हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला है उद्गम केंद्र के गहराई के आधार पर भूकंप। ठीक है, यानी भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला उद्गम केंद्र के गहराई केंद्र के आधार पर, मतलब उद्गम केंद्र यानी उसका जो उद्गम केंद्र है कितने गहराई से दोस्तों वो उत्पन्न हुआ है, भूकंप आया है, इसके बारे में। तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर हम भूकंप को 3 भागों में बांटते हैं। पहले छिछले उद्गम केंद्र यानी आपको बता दें ऐसे भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर गहराई तक होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उससे लगभग 70 किलोमीटर की गहराई के आसपास ही रहता है और यह सबसे अधिक विनाशकारी होता है दोस्तों। एकदम ऊपर होते हैं, जिससे ऊपर को बहुत ज्यादा मतलब हानिकारक होते हैं। ऊपर के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा पृथ्वी को बहुत ज्यादा हिला डुला देते हैं जो ऊपर, क्योंकि ऊपर ही दोस्तों इसका केंद्र होता है। ठीक है, 70 किलोमीटर का, इसको हम छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप बोलते हैं। दूसरा है मध्य उद्गम केंद्र, इसका उद्गम केंद्र पृथ्वी की सतह से 70 से 30 किलोमीटर गहराई पर स्थित होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और गहरे उद्गम केंद्र दोस्तों, इसका उद्गम केंद्र पृथ्वी की सतह से 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है दोस्तों, जिसे हम पाताली भूकंप कहते हैं, एकदम पाताल में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि 700 किलोमीटर, यानी कि आप सोचिए
पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर अंदर दोस्तों किसी भूकंप का केंद्र हो तो उसे हम पाताली भूकंप कहेंगे। यानी कि गहराई केंद्र के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। छिछले इसकी गहराई 70 किलोमीटर के आसपास, उद्गम मध्य उद्गम वाले इनके 70 से लेकर 300 और 300 से लेकर 700 किसके गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप। ठीक है, चलिए अब उत्पत्ति का आधार बता दें दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार भूकंप कैसे होते हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति का आधार जैसे हमने 2 भागों में बांटा था, पहला गहराई केंद्र गहराई के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति कारणों के आधार पर ना, उत्पत्ति के कारणों के आधार